अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस। उसमें सेक्शन सी में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे थे वो हम सॉल्व करेंगे बॉटनी के। अब बॉटनी के लॉन्ग क्वेश्चंस में पहली बात तो ये आ जाती है कि उन्होंने कहा है कि डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपने किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। हमें जो है क्लाइमेटिक फैक्टर्स बताने हैं इकोसिस्टम के। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में सारे वो चीजें आ जाएंगी, लाइट, टेम्परेचर, ये सारी चीजें। तो पहली हम पढ़ते हैं लाइट। अब लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे कि लाइट जो है एक जरूरी मतलब एसेंशियल कंपोनेंट है किस चीज के लिए, ग्रीन प्लांट्स के लिए, क्योंकि जब तक लाइट नहीं होगी तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट ये हम लिखेंगे कि ओनली 3% ऑफ टोटल सनलाइट विच फॉल्स ऑन अर्थ इज यूटिलाइज, यानी कि जितनी भी सनलाइट अर्थ पर आती है उसमें से सिर्फ 3% जो है वो यूज होती है। उसके बाद उसकी भी सब हेडिंग्स 3 इस तरह आ जाएंगी कि लाइट की इंटेंसिटी का या क्या इफेक्ट होता है, ड्यूरेशन का और क्वांटिटी का। तो इंटेंसिटी हमारे पास आ जाती है कि लाइट इंटेंसिटी जो है वो वेरी करती है सीजन के हिसाब से, यानी किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। अब प्लांट्स में जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है कि कितना फोटोसिंथेसिस होगा, कब होगा, या ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो गया, ये सब कुछ जो है लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ड्यूरेशन का भी इफेक्ट होता है फ्लावरिंग वगैरह पे, डॉर्मेंसी पे। उसके बाद लाइट क्वांटिटी, लाइट की जो क्वांटिटी होती है उसका इफेक्ट कम होता है। विजिबल लाइट जो है जिसकी रेंज होती है 400 to 780 नैनोमीटर, वो क्या होती है, उसमें 7 कलर होते हैं। अब 7 कलर में जो क्लोरोफिल होता है ना प्लांट के अंदर, वो अब्सॉर्ब करता है रेड और ब्लू ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर में हम बताएंगे कि हमें मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ या दूसरी जो भी एक्टिविटीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, उसके लिए। अब लाइफ जो है हमें पता है 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मौजूद होती है। इससे नीचे या इससे ऊपर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे वाटर के बारे में। वाटर आप सबको पता है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बिना पे प्लांट्स को भी डिवाइड किया जाता है जीरोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स में, मीजोफाइट्स में, और ये चाहिए होता है और दूसरी एक्टिविटीज के लिए, चाहे प्लांट्स की एक्टिविटीज हो चाहे एनिमल्स की एक्टिविटीज हो, और फोटोसिंथेसिस के लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है। नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे एटमॉस्फेयर ऑफ विंड। अब एटमॉस्फेयर और विंड जो है ना तकरीबन मिलके ही काम कर रहे होते हैं। अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर जो है स्टोर हाउस है वो किसका, उसमें बहुत सारी गैस होती है एटमॉस्फेयर में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होती है, और वेपर्स वगैरह होते हैं, आबी बुखारात होते हैं। अब ऑक्सीजन जो होती है वो रेस्पिरेशन में यूज होती है, सांस लेने में यूज होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फोटोसिंथेसिस में मतलब यूज होती है। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का एक कंपोनेंट है। अब इसमें अगर ये गैसेस हमने एटमॉस्फेयर में बता दिया कि मौजूद होती है। वाइंड जो होती है यानी कि क्या करवाती है, इन गैसेस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करवाती है और क्या करती है, एटमॉस्फेयर की सर्कुलेशन कराती है, वाटर वेपर को इधर से उधर करवाती है। विंड जो एक और चीज कराती है, पॉलिनेशन या डिस्पर्सल ऑफ सीड करवाती है। फॉर एग्जांपल एक प्लांट के पार्ट से दूसरे प्लांट के पार्ट तक सीड का ट्रांसफर विंड के जरिए करवाती है, या फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक करवाती है। और अगर बहुत ज्यादा विंड हो तो जो पौधे वगैरह की शाखें होती हैं वो भी टूट जाती हैं। अब फायर में अगर हम बात करें तो फायर जो है एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो क्या करवाता है, सडन चेंज लाता है इकोसिस्टम में। किस तरह से लाता है कि एक ऐसा जंगल जो कि सदियों में जाके उगा है या बना है, उसको मिनटों में जो है फायर क्या कर देती है, खत्म करके रख देती है। इस तरह हमें ये पता चला कि फायर जो है क्या करवाती है, ट्रीज वगैरह या जो दूसरी स्पीशीज होती है उनको फौरी तौर पे खत्म भी कर सकती है, क्लाइमैक्स पे ला सकती है, यानी कि वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। फायर जो है रिसाइकिल करती है बहुत से न्यूट्रिएंट्स को, और इस तरह से फिर वहीं से दोबारा ग्रोथ स्टिमुलेट होती है। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की हम अगर बात करें ना तो उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपने जो मेन हेडिंग है वो ब्लैक पेन से देनी है, देन उसको अंडरलाइन करना है ब्लू पेन से। उसके बाद जो सारी हेडिंग्स है वो आपने ब्लू से देनी है और ब्लैक से अंडरलाइन करना है, इस तरह से। बाकी अगर उस हेडिंग के अंदर भी कोई सब हेडिंग हो तो फिर आपने उसको ब्लैक पेन से लिख लेना, और टाइम हो तो फिर आपने अंडरलाइन में। अंडरलाइन आपने अभी फिलहाल कोई भी क्वेश्चन को नहीं करना है। जब आपके सारे काम हो जाए, सारा पेपर रेडी हो जाए, सब कुछ हो जाए, फिर अगर टाइम बचता है तो उसके बाद आपने सारी हेडिंग्स को अंडरलाइन भी कर लेना है। और एक और बात का ध्यान रखना है कि इसमें तो मैंने नहीं किया हुआ है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि हेडिंग डालने के बाद एक लाइन का गैप दें, फिर दूसरी हेडिंग डालने के बाद जब आप मटेरियल लिखना स्टार्ट करें तो फिर एक लाइन का गैप दें। इसी तरह से जब सब हेडिंग डालें तब भी एक लाइन का गैप दें, और पैराग्राफ जब लिखना स्टार्ट करें तो वो तकरीबन यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेयोसिस। मेयोसिस हमें डेफिनेशन बतानी है और जो प्रोफेज 1 के स्टेजेस होते हैं उनके बारे में डिफाइन करना है।
मियोसिस की अगर बात करें तो मियोसिस जो होता है वो ऐसा डिवीजन होता है जिसमें सेल जो है 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। 4 डॉटर सेल्स में जब वो डिवाइड होते हैं तो क्या होता है, उनके जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो आधा हो जाता है, यानी कि जितने नॉर्मली होते हैं उसके आधे क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं हर डॉटर सेल में। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि ये गैमेटोजेनेसिस में होता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो बनते हैं उसमें मियोसिस का प्रोसेस होता है। अब इसमें 2 सक्सेसिव डिवीजन होते हैं, एक डिवीजन 1 होता है, एक डिवीजन 2 होता है। दोनों के सेम फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लेकिन जो प्रोफेज होता है वो डिवीजन 1 में 5 स्टेजेस रखता है। ठीक है, तो उन्हीं 5 स्टेजेस को डिफाइन करना है। मैं आपको समझा रही हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा कि एंड में मैं जो है एक एनिमेशन से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। लैप्टोटीन की इसमें आ जाते हैं 4 ये। अब इसमें के लिए अगर आपको मिनेमोनिक याद रखना हो तो आप एक मिनेमोनिक याद रख सकते हैं, जो कि आपके पास आ जाएगी लिटिल, नहीं ब्लैक रेड से लिख के दिखाती हूँ, लिटिल ज़ारा डांस डेली। लिटिल ज़ारा डांस डेली, यानी कि L फॉर लैप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, D फॉर डिप्लोटीन और D फॉर डायकाइनेसिस। इस तरह आपको हो सकता है याद रहे मे बी। अगला मतलब हम पहली हेडिंग जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताया हुआ है लैप्टोटीन। लैप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो कंडेंस होता है, करीब करीब आता है और थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर्स बनाता है, इसे कहते हैं हम क्रोमोसोम्स। मियोसिस से पहले ये क्रोमोसोम जो हैं डुप्लीकेट हो चुके होते हैं, डबल हो चुके होते हैं और आइडेंटिकल पेयर्स यानी कि मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। और सेंट्रियोल जो होता है अपोजिट पोल की तरफ मूव करता है। ये जब आप एनिमेशन में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये क्रोमोसोम्स पड़े हुए और एक चीज होती है सेंट्रियोल, तो वो एक यहाँ और यहाँ मूव कर जाएगा सेंट्रियोल जो होगा ना। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो छोटे होते हैं, मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं और उस पेयरिंग के प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। अब ये पेयरिंग जो होती है ना वो इतनी एग्जैक्ट होती है कि हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से मैच कर देता है, यानी जो एक जीन होती है एक फंक्शन की वो दूसरे फंक्शन वाली जीन भी उसी से कंबाइन कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे के ऊपर कंबाइन कर रहे हैं तो ये जीन इस जीन से इधर वाली की सेम जीन जो होंगी वो कंबाइन करेंगी, पॉइंट टू पॉइंट पेयरिंग होगी, इसको साइनेप्सिस कहते हैं। और जब ये दोनों पेयर कर लेंगे तो इन्हें हम कहेंगे बाइवेलेंट। उसके बाद है पैकेटीन। पैकेटीन जो हमारा होता है सिस्टर क्रोमेटिड जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होती हैं वो फिर स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाती हैं। सिर्फ सेंट्रोमियर के रीजन पे वो जो है स्प्लिट नहीं होती हैं। अब ये वाली चीज जो है ना यहाँ से ये ज्वाइन रहती हैं, लेकिन बाकी जगह से जो है एक दूसरे से फिर से टूट जाती हैं। अब इस चीज को हम कहते हैं, यानी कि पहले बाइवेलेंट था ना, इसमें 2 ये बाइवेलेंट था, अब जब इस तरह से ये अलग हो जाएंगी लेकिन बस इस चीज पे ज्वाइन तो ये टेट्रावेलेंट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच की, जो जोड़ के रख रही होती है ना वो कम होती जाती है और ये एक दूसरे को रिपेल करना यानी कि दूर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो ओवरलैपिंग होती है यानी जो चियास्मेटा का एरिया होता है वो कॉन्टेक्ट में रहता है। अब ये चियास्मेटा क्या चीज है, ये क्रोमोसोम है, ये मतलब जो जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही होती है ना उस पॉइंट को कहते हैं चियास्मेटा। उसके बाद हमारे पास आता है कि ओवरलैपिंग जो होती है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पे होती है, यानी अलग अलग जो क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन करके ओवरलैपिंग करते हैं। अब वहां पे जब क्रोमेटिड ब्रेक करती है तो इस तरह से होती है कि इधर वाले क्रोमोसोम का कुछ पार्ट उधर वाले में चले जाता है और उधर वाले का इधर वाले में। फॉर एग्जाम्पल इतना पार्ट यहाँ पे जो है दूसरे क्रोमोसोम का आ गया और ये वाले क्रोमोसोम का जो है थोड़ा सा पार्ट इधर आ गया, इस तरह से होती है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या होता है, ये वाली चीज बता दी, जब हमने क्रॉसिंग ओवर होती है तो उससे ये होता है कि जो फिजिकल चेंज आता है यानी कि थोड़े कैरेक्टर इधर से थोड़े कैरेक्टर इधर से, तो मिक्सअप होकर जो चेंज आता है वो हमें दिख रहा होता है मियोसिस के रिजल्ट के तौर पे ये वाले स्टेज से। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है मजीद छोटे होते हैं, थिक होते हैं और न्यूक्लियोलस वगैरह जो होता है यानी जो न्यूक्लियोलस छोटी सी मौजूद होती है या जो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है सारी क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है और स्पिंडल फाइबर्स भी बन चुके होते हैं या बन जाते हैं इस फेज में स्टेज में। इसके बाद जो है मैं आपको भी एनिमेशन दिखाती हूँ, इसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा।
डिप्लोटीन में स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल्स पे चले गए, उसके बाद जाइगोटीन में दोनों क्रोमोसोम्स करीब आएंगे और पेयरिंग करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद हमारा स्टेज फिर डिप्लोटीन में एक दूसरे को जो है ये करेंगे रिपेल, और इनका ओवरलैपिंग एरिया जो है वो कॉन्टैक्ट में रहेगा। ओवरलैपिंग एरिया को हम कहेंगे कियास्मा। वो यहाँ पे रेगुलर इस तरह ब्रेक होंगे कि दोनों के सेगमेंट्स जो है इंटरचेंज हो जाएंगे, क्रोमोसोम छोटे थिक होंगे और स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। यहाँ पे जो है हमारे 2 लॉन्ग कंप्लीट हो जाते हैं, इकोसिस्टम वाला क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम एंड सेकेंड मेयोसिस वाला कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।